मैंने कई सालों में बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनमें मैंने एक खास बात कही है कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसे हम CTM कहते हैं। मेरे हिसाब से सोचने का यह सबसे अच्छा तरीका है। यही एक तरीका है जिस पर बात करना जरूरी है। दिमाग के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इसके बिना समझना इम्पॉसिबल है। इसका मेन आइडिया बहुत सुंदर है। दिमाग में सोचना एक मशीनी काम की तरह है। यह सच का एक बड़ा हिस्सा है, पर मुझे नहीं लगा था कि कोई इसे ही पूरा सच मान लेगा। कुछ लोग समझते हैं कि दिमाग बस इतना ही है। मशीनी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले ऐसा सोचते हैं, पर मशीनी दिमाग बनाना एक इंजीनियरिंग का काम है। यह असली साइंस नहीं है। जब भी मैंने CTM पर किताबें लिखी तो मैंने हमेशा एक बात साफ साफ कही, यह पूरी कहानी का बस एक छोटा हिस्सा है। सोचने के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब इससे नहीं मिलता। मुझे लगा कि हम सब इस बात पर राजी हैं, एग्री हैं, पर मैं गलत था। 2 साल पहले मैंने 2 नई किताबें पढ़ी, एक पिंकर की थी और एक प्लाटकिन की। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग मशीनी है और हम बहुत सी जानकारी लेकर पैदा होते हैं। वे इसे पुराने विकास के नियम यानी इवोल्यूशन से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने दिमाग का मैप, दिमाग का नक्शा ढूंढ लिया। मुझे उनकी किताबें अच्छी लगी, पर मैं उनकी हर बात से खुश नहीं था। पहली बात तो यह है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि सारी बातें आपस में कैसे जुड़ती हैं। दूसरी बात, एक और बड़े एक्सपर्ट हैं, नॉम चॉम्स्की। वह भी इन लेखकों की बातों से सहमत नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने दिमाग को बायोलॉजी से जोड़ा है। मुझे यह बात कुछ खास जमी नहीं। आखिरी बात यह है कि पिंकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। पिछले 50 सालों में हमने एक बात सीखी है, दिमाग के कुछ काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत उलझे हुए हैं। कंप्यूटर वाले तरीके वहां बिल्कुल काम नहीं करते। यह बात सब जानते हैं, फिर भी कुछ लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी यह किताब लिखी। मैं कुछ पुरानी बातों को आगे बढ़ाना चाहता था। यह किताब पिंकर की किताब से छोटी है और यह थोड़ी कड़वी भी है। मैं यहाँ सब कुछ शुरू से नहीं समझाऊंगा, मैं बस अपना एक अलग नजरिया दूंगा। नतीजा यह है कि कंप्यूटर वाला तरीका अच्छा है, पर यह पूरा सच नहीं है। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैं परेशान हो गया। मैं सिर्फ पैदाइशी ज्ञान पर लिखना चाहता था, नेटिविज्म पर मुझे समझ आया कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। क्या दिमाग वाकई एक कंप्यूटर है? हमें यह साफ करना होगा। 50 साल पहले एक बड़ा काम शुरू हुआ था। एक बड़े आदमी थे, नाम था एलन ट्यूरिंग। उन्होंने कहा कि सोचना एक लैंग्वेज की तरह है। जैसे छोटे शब्दों से बड़े सेंटेंसेस बनते हैं, वैसे ही छोटे विचारों से बड़ी सोच बनती है। दिमाग में यह सब एक मशीन, एक कंप्यूटेशन की तरह होता है। मुझे लगता है कि यह बात काफी हद तक सही है। हमारा सोचना किसी लैंग्वेज की तरह ही है, लेकिन सोच को सिर्फ मशीन मानना आधी जीत है, हाफ विक्ट्री। पिछले 40 सालों में हमने नेचर से बहुत सवाल पूछे। नेचर ने हमें जवाब भी दिए। हमें समझ आया कि यह मशीनी तरीका कहां तक चलता है। अब मैं आपको एक छोटी सी समरी बताता हूं। दिमाग के 2 तरह के हिस्से होते हैं। एक वो जहां हमारी इच्छाएं और यकीन होते हैं, जहां हमारे बिलीव्स होते हैं, और दूसरे वो जहां हमें महसूस होता है, जहां हमारी फीलिंग्स होती हैं। ऐसे ही दिमाग के काम करने के 2 तरीके हैं। एक है लोकल और दूसरा है ग्लोबल। लोकल काम छोटे और बंटे हुए होते हैं। ये काम कंप्यूटर की तरह ही होते हैं। ये हमें पैदाइश में मिलते हैं, इन्नेट होते हैं, पर बड़े कामों का हिसाब कुछ अलग है। दूसरी तरफ ग्लोबल बिल्कुल अलग है। यह हमारे छोटे कामों जैसा नहीं है, इसीलिए हमें यह गहराई से समझ नहीं आता। हमारे दिमाग की सबसे खास बातें यही हैं, पर हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं बहुत खुश नहीं हूं। दिमाग का साइंस अभी बहुत पीछे है। इसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा। अभी हमारे पास सही औजार नहीं है
जैसे योर नाम का गधा कहता है कि बर्फ गिर रही है और ठंड बहुत है, शुक्र है कि अभी भूकंप नहीं आया। बाकी की बुक में हम सबसे पहले पैदाइशी ज्ञान के बारे में जानेंगे। पिंकर और प्लाटकिन की सोच अलग है। एक्सपर्ट चॉम्स्की की सोच उनसे काफी अलग है। कभी कभी वे एक जैसे शब्द बोलते हैं पर उनका मतलब अलग होता है। चॉम्स्की नॉलेज मिलने की बात करते हैं, बाकी लोग सोचने के तरीके यानी प्रोसेसेस की बात करते हैं। पुराने जानकार शायद ये बातें जानते होंगे, पर एक बहुत जरूरी बात छूट रही है, वह है ट्यूरिंग का मशीनी तरीका। इसके बिना कहानी एकदम अधूरी है। यह तो बिना दूल्हे की शादी जैसा है। बस जरूरी बात को वापस लाऊंगा। इससे मुश्किलें तो थोड़ी बढ़ेंगी, पर सच जानना ज्यादा जरूरी है। फिर आगे हम कमियों को देखेंगे, उसके बाद कुछ पुराने रास्तों को देखेंगे और वे रास्ते सक्सेसफुल नहीं हुए ये समझेंगे। उसके आगे एक नई सोच मॉड्यूलैरिटी आएगी, पर वह भी फेल हो गई। फिर लास्ट में हम पुरानी कहानियों पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि चॉम्स्की सही हो सकते हैं, पर उनकी बात अभी अधूरी है। नया तरीका शायद गलत साबित हो जाए। दिमाग को समझना बिल्कुल आसान नहीं है, मैंने पहले भी यही कहा था। मेरी सोच सालों से बदली नहीं है, मैं बस सही रास्ता ढूंढ रहा हूं। चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। आजकल की नई सोच चॉम्स्की से शुरू हुई। चॉम्स्की ने दो बहुत जरूरी बातें कही। पहली बात, हर लैंग्वेज के कुछ पक्के नियम होते हैं, ये नियम पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। दूसरी बात, ये नियम हमारे दिमाग में पहले से हैं, हम इन्हें अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। यह हमारे शरीर की बनावट में छिपा है। चॉम्स्की ने इसे दो तरीकों से समझाया। पहला, दुनिया की सारी भाषाओं को देखिए, सारी लैंग्वेजेस को देखिए कि उनमें क्या क्या एक जैसा है। जो चीज सब में एक जैसी है वही असली नियम है। दूसरा, यह देखिए कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं। आसपास के लोग तो बहुत कम सिखाते हैं, फिर भी बच्चा बहुत जल्दी सब सीख जाता है। मतलब बहुत सी जानकारी उसके अंदर पहले से थी। यही पैदाइशी ज्ञान यानी इनेट नॉलेज उसे बोलना सिखाता है। इसलिए इंसान और जानवर में फर्क होता है। इंसान का बच्चा लैंग्वेज आसानी से सीख लेता है, पर बंदर या दूसरे जानवर ऐसा नहीं कर पाते। यह सुनने में बहुत सीधा और आसान लगता है, पर इसे साबित करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है। साइंटिस्टों को रिसर्च के लिए पैसा नहीं मिलता। एक्सपर्ट लोग आपस में बहुत झगड़ते भी हैं। कोई कहता है कि लैंग्वेज समाज से आती है, सोसाइटी से। कोई कहता है कि यह जरूरत से आती है, यह नीड से आती है। पर चॉम्स्की अपनी बात पर अड़े रहे। चॉम्स्की की यह बात बहुत पुरानी है। पुराने जमाने के प्लेटो भी यही कहते थे। जैसे हम ज्योमेट्री के बारे में पहले से जानते हैं, वैसे ही हम लैंग्वेज के नियम भी जानते हैं। चॉम्स्की बस पुरानी बातों को एक नए तरीके से कह रहे हैं। अब पिंकर और प्लाटकिन की बात करते हैं। ये लोग चॉम्स्की से थोड़ा अलग सोचते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि हम जानकारी लेकर पैदा होते हैं, पर ये लोग दिमाग के काम पर ध्यान देते हैं। इनका मेन आइडिया कंप्यूटर से जुड़ी है। इसे हम कंप्यूटर वाला तरीका या कंप्यूटेशन कह सकते हैं। इसे एलन ट्यूरिंग ने शुरू किया था। दिमाग को एक मशीन की तरह समझना ही ये नई सोच है। कंप्यूटेशन। एक मजेदार बात पर ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं शिव पढ़ रहा है और शाम हो गई है, इस एक वाक्य में दो बातें हैं। अगर यह पूरा वाक्य सच है तो इसका मतलब है कि शिव पढ़ रहा है भी सच है। इसे समझने के लिए शिव को जानना जरूरी नहीं, बस शब्दों की सेटिंग देखनी पड़ती है। यही ट्यूरिंग की सबसे बड़ी खोज थी। मशीनें मतलब नहीं समझती, वे दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, पर वे शब्दों के ढांचे को, उनके सिंटेक्स को समझ सकती हैं। वे बहुत तेजी से ये हिसाब किताब कर सकती हैं। नई सोच कहती है कि दिमाग भी ऐसा ही है। सोचना असल में एक मशीनी काम, एक
कंप्यूटेशन है। हमारा दिमाग सच को सच से जोड़ता रहता है। यह एक बढ़िया सौदा लगता है। फिर है रेशनलिस्ट साइकोलॉजी। पैदा होते ही हमें कुछ तरीके पता होते हैं। दिमाग के पास सोचने के कुछ खास टूल्स हैं, कुछ खास औजार। ये औजार हमें इनहेरिटेंस में मिले हैं, हमें विरासत में मिले हैं। पुराने एक्सपर्ट भी यही बात मानते थे। दिमाग के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स लगी हैं, कुछ कुदरती मशीनें लगी हैं। वे जानकारी का सही इस्तेमाल करना जानती हैं। इस सोच की सबसे बड़ी बात को समझिए कि हमारी हर पसंद, नापसंद और सोच का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर होता है। इसी ढांचे से, इसी स्ट्रक्चर से तय होता है कि दिमाग आके क्या करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए रोहन तैर रहा है और सीमा पी रही है। यहाँ और यानी एंड दो बातों को जोड़ रहा है, इसलिए आप झट से समझ जाते हैं कि रोहन तैर रहा है। एक और एग्जाम्पल समझिए। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह मना करने वाली बात है, निगेटिव। इसलिए आप समझ जाते हैं कि आपका दोस्त भूत नहीं है। तो आसान बात यह है कि दिमाग की हर बात का एक खास फॉर्म होता है, एक खास रूप, और उसी फॉर्म के हिसाब से, उसी रूप के हिसाब से दिमाग काम करता है। यहाँ कुछ और जरूरी बातें भी हैं। हर सोच का अपना एक पक्का स्ट्रक्चर होता है। अगर दो बातों का स्ट्रक्चर अलग है तो वे अलग हैं, चाहे उनका मतलब, उनके मीनिंग एक जैसा ही क्यों ना हो। अलग अलग बातों का ढांचा एक जैसा हो सकता है, जैसे सांता क्लॉज नहीं होता और परियां नहीं होती। ये दोनों बातें अलग हैं, पर इनका ढांचा, इनका स्ट्रक्चर एक ही है। हमारी हर सोच कई टुकड़ों से मिलकर बनती है। जैसे आकाश गंजा है, इसमें एक हिस्सा आकाश है और दूसरा गंजा। इन्हीं टुकड़ों को हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, ख्याल। कुछ लोग कहते हैं कि सोचना बस पुरानी यादों का जुड़ना है, जैसे चाय भूलने पर बिस्किट याद आ जाना। पर हमारी यह सोच सिर्फ ऐसी एसोसिएशंस पर नहीं टिकी, यह नियमों और स्ट्रक्चर्स पर चलती है। तभी तो हम किसी पुरानी बात पर अपना फैसला बदल सकते हैं। जैसे मुझे पक्का यकीन है कि रोहन गंजा है, पर आपको शायद थोड़ा सा ही शक है। मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है, पर आपको नहीं। फिर भी हम दोनों की सोच का फॉर्म, हम दोनों की सोच का ढांचा बिल्कुल एक है। आदतें अलग हो सकती हैं, पर दिमाग का नियम एक ही रहता है। अब सवाल है कि यह ढांचा काम कैसे करता है। पुराने एक्सपर्ट इस बात को ठीक से नहीं समझा पाए, पर कंप्यूटर के आने से यह आसान हो गया। दिमाग में हर सोच के लिए एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक निशानी। यह निशानी दिमाग में किसी असली चीज की तरह होती है। यही निशानी हमारे दिमाग में हलचल पैदा करती है। कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग भी निशानी को पढ़ता है। वह मतलब नहीं देखता, बस सिंटैक्स यानी ढांचे को देखता है। जैसे कंप्यूटर को 0 और 1 समझ आता है, वैसे ही दिमाग भी रिप्रेजेंटेशन यानी निशानी के हिसाब से काम करता है। पुरानी सोच कहती है कि सब कुछ आदतों का खेल है, जैसे बार बार साथ होने से बातें जुड़ जाती हैं। पर ट्यूनी ने हमें एक नया मैकेनिज्म दिखाया, एक नया रास्ता। उन्होंने बताया कि मशीन भी नियमों को समझ सकती है। हमारा दिमाग भी इसी तरह नियमों पर चलता है। दिमाग की सबसे बड़ी खूबी यही है। एक सच हमें दूसरे सच तक ले जाता है, पर यह कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग का हिसाब किताब है, उसका कंप्यूटेशन है। यही वह पहेली है जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम पुरानी सोच और कंप्यूटर के काम को मिलाते हैं। इसी को दिमाग का कंप्यूटर वाला तरीका यानी कंप्यूटेशनल थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, हमारी सोच अपने ढांचे की, अपने लॉजिकल फॉर्म की वजह से काम करती है। सोच का ढांचा दिमाग की निशानी यानी दिमाग के रिप्रेजेंटेशन पर टिका है। और तीसरा, सोचना असल में एक कंप्यूटेशन है, एक मशीनी हिसाब है।
यह तरीका हमें हमेशा सच की तरफ ले जाता है। इस मेल से हमें 2 बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। सोच का ढांचा यानी फॉर्म कैसे बनता है और यह ढांचा हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है। जवाब है दिमाग की लिखावट उसका सिंटैक्स ही ढांचा तय करती है और यही लिखावट तय करती है कि दिमाग आगे क्या करेगा। अब हम कह सकते हैं कि सोचना समझदारी भरा काम है, पर यह एक मशीन की तरह भी है। यह पहली बार हुआ है कि किसी ने ऐसी मशीन के बारे में बताया जो समझदारी यानी रैशनैलिटी से काम करती है। यह सच में एक बहुत ही प्यारा ख्याल है, बहुत ही सुंदर आइडिया। अब हमारे पास नई सोच की आधी कहानी तैयार है। हम बहुत कुछ बचपन से ही जानते हैं और हमारा दिमाग एक मशीनी ढांचे जैसा बना है, एक मशीनी आर्किटेक्चर जैसा। इसे ही नई सोच यानी न्यू सिंथेसिस कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसे एक मॉड्यूलर, एक बटा हुआ डिब्बा मानते हैं। वे इसे पुराने इवोल्यूशन, पुराने विकास से जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि इस सोच में कुछ बड़ी गलतियां हैं, पर उन गलतियों की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम दिमाग की लिखावट यानी सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। यह लिखावट ही दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर यह लिखावट, यह सिंटैक्स क्या है? देखिए, यह लिखावट बड़ी अजीब होती है। यह सिर्फ शब्दों की अंदरूनी सेटिंग है, उनकी लोकल प्रॉपर्टी है। जैसे किसी शब्द की स्पेलिंग को देखना, इसके लिए आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, पर यह लिखावट बाहर की बातों पर भी असर डालती है। यह अंदर और बाहर दोनों तरफ एक साथ देखती है। जैसे शिव तैरता है, यहाँ शिव नाम है और तैरना एक काम है। यह इस वाक्य की अपनी सेटिंग है, इसका सिंटैक्स है। पर इसी सेटिंग से हमें पता चलता है कि सवाल क्या होगा। जैसे कौन तैरता है? अगर कोई मशीन इस सेटिंग को समझ ले तो वह खुद बता देगी कि सही सवाल क्या है। यही बात तर्क यानी लॉजिक पर भी लागू होती है। अगर शिव तैरता है, यह बात सच है, तो इसका मतलब है कि कोई तो तैर रहा है। मशीन इस लिखावट को देखकर ही रिजल्ट निकाल लेती है। उसे दुनिया की जानकारी होने की जरूरत नहीं है। इसे एक मछली की कहानी से भी समझ सकते हैं। एक खास मछली होती है, स्टिकलबैक। जब मेल मछली जोश में होती है तो उसके पेट पर लाल निशान आ जाता है। दूसरे मेल मछली इस लाल निशान को देखकर गुस्सा दिखाते हैं। मछली का जोश में होना एक अंदरूनी स्टेट है, एक अंदरूनी बात है, पर पेट का लाल निशान एक बाहरी निशानी है, एक लोकल प्रॉपर्टी है। दूसरी मछलियां उस निशान को देखकर समझ जाती हैं कि मामला क्या है। वे निशान को देखती हैं और गुस्से को समझ लेती हैं। पर मछली और सोच में एक बड़ा फर्क है। मछली का रंग बदलने से मछली नहीं बदलती, पर अगर सोच की लिखावट, उसका सिंटैक्स बदल दिया जाए तो वह सोच ही बदल जाती है। बिना शिव के शिव गंजा है वाली सोच नहीं रह सकती। तो हमने क्या सीखा? हम बहुत सी बातें बचपन से जानते हैं। दिमाग का अपना एक मशीनी ढांचा होता है, एक मशीनी सिंटैक्स, और सोचना असल में एक कंप्यूटेशन है, एक मशीनी हिसाब किताब। ट्यूरिंग और चॉम्स्की की बातें तो बस आधी कहानी है। बाकी आधी कहानी दिमाग के अलग अलग हिस्सों यानी मॉड्यूल्स की है। कुछ लोग कहते हैं कि दिमाग छोटे छोटे डिब्बों जैसा है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स जैसा। वे यह भी कहते हैं कि यह सब इवोल्यूशन की देन है। हम देखेंगे कि दिमाग को कंप्यूटर मानना कहाँ गलत है। कंप्यूटर वाला तरीका सिर्फ छोटे हिस्सों में, सिर्फ मॉड्यूल्स में काम करता है। बड़े और खुले कामों में यह तरीका फेल हो जाता है। यही इस पूरे साइंस की सबसे बड़ी कमी है। हमने पहले सीखा था कि लिखावट यानी सिंटैक्स बहुत जरूरी है। अगर आप लिखावट बदल दें तो थॉट बदल जाएगी। यहाँ एक नियम काम करता है। सिर्फ एसेंशियल प्रॉपर्टीज, सिर्फ पक्की खूबियां ही दिमाग पर असर डालती हैं। लिखावट यानी सिंटैक्स एक पक्की खूबी है जो कभी नहीं बदलती। चाहे माहौल, चाहे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, लिखावट वही रहती है। कंप्यूटर भी सिर्फ इसी लिखावट को देखकर काम करता है, पर असली मुश्किल
यहीं से शुरू होती है। हमारी बहुत सी सोच कॉन्टेक्स्ट पर टिकी होती है, पर कंप्यूटर तो कॉन्टेक्स्ट को समझ ही नहीं सकता। सिंप्लिसिटी को एक एग्जाम्पल की तरह देखिए। इंसान हमेशा आसान बात या आसान रास्ता चुनता है, यही हमारी इंटेलिजेंस की निशानी है। पर कंप्यूटर के लिए आसान का क्या मतलब है? शायद वो सोचे कि शॉर्ट सेंटेंसेस आसान है, जैसे बिल्ली कंप्यूटर पर है, छोटा और आसान है, और बिल्ली कंप्यूटर पर सो रही है, थोड़ा बड़ा है। पर असल जिंदगी में आसान होना कॉन्टेक्स्ट पर टिका है। एक ही बात कहीं आसान होती है तो कहीं बहुत मुश्किल। एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप कल नाव चलाना चाहते हैं, तभी आपको पता चला कि कल हवा नहीं चलेगी। यह बात आपके पूरे प्लान को बिगाड़ देगी। अब आपको अपना सफर बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप कार से जा रहे हैं तो हवा नहीं चलेगी वाली बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्लान अभी भी बहुत आसान रहेगा। अब ध्यान दीजिए, बात तो एक ही है, लिखावट भी बिल्कुल एक जैसी है, यानी सिंटैक्स भी बिल्कुल एक ही जैसा है, पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्लान में उसका असर अलग हुआ। एक जगह उसने काम बढ़ा दिया, दूसरी जगह कोई असर नहीं। कंप्यूटर सिर्फ शब्दों की बनावट देखता है, उनका सिंटैक्स देखता है। वह यह नहीं देख पाता कि बात किस माहौल में कही गई है। इसीलिए सोच की सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी को सिर्फ लिखावट से नहीं नापा जा सकता। यही वजह है कि दिमाग को कंप्यूटर मानना एक अधूरी बात है। मशीन शब्दों की बनावट देखकर काम करती है, मशीन शब्दों के सिंटैक्स देखकर काम करती है। यह लॉजिक वाले काम के लिए बहुत बढ़िया है, पर कुछ बातें पूरे सिस्टम पर टिकी होती हैं। इसे ग्लोबल या बड़ी सोच कहते हैं। यहाँ कंप्यूटर वाला तरीका थोड़ा फंस जाता है। यहाँ एक ही बात का मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसके माहौल के हिसाब से बदलता है, और कंप्यूटर तो कॉन्टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाता। पहली नजर में लगता है कि सोचना और कंप्यूटर का काम अलग है, पर यहाँ एक बारीक बात छिपी है। दिमाग एक कंप्यूटर है, इस बात के दो मतलब हो सकते हैं। पहला है पक्का तरीका। यह कहता है कि दिमाग सिर्फ लोकल सिंटैक्स, सिर्फ अंदरूनी बनावट देखता है, यानी सिर्फ वो हिस्सा जो उस एक थॉट के अंदर है, उस एक ख्याल के अंदर है। पर जैसा हमने देखा, इससे ग्लोबलिटी यानी बड़ी सोच समझ नहीं आती। दूसरा है ढीला तरीका। यह कहता है कि दिमाग किसी भी तरह की बनावट देख सकता है, चाहे वो अंदर की हो या बाहर के कॉन्टेक्स्ट की। इसमें सिंप्लिसिटी भी, इसमें सादगी भी एक नियम हो सकती है। बस शर्त यह है कि दिमाग उसे एक मशीन की तरह पढ़ सके। अगर यह ढीला तरीका सही है तो बात बन सकती है। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी सोच भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। लेकिन यहीं पर असली गड़बड़ शुरू होती है। मशीन को सचमुच देखने के लिए सब कुछ एक साथ मिलाना होगा। मान लीजिए एक छोटी सी बात आर पूरे सिस्टम टी से जुड़ी है। मशीन की उस बात का असर समझने के लिए पूरा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। उसे पूरी जानकारी को एक लंबा सेंटेंस बनाना होगा, तभी वह उसे देख पाएगी। पर असल जिंदगी में हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। हमारा पूरा ज्ञान, हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि उसे हर बार पूरा पढ़ना मुमकिन नहीं। एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए बाहर बादल हैं और आपको छाता लेना है। आप आसमान देखेंगे और बादल देखकर फैसला लेंगे। क्या आप उसी वक्त अपनी जिंदगी की सारी यादें चेक करेंगे? क्या आप बचपन की बातें या अपनी पूरी पढ़ाई याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ काम की बात देखेंगे। अगर दिमाग कंप्यूटर होता तो उसे पूरा सिस्टम छानना पड़ता। पूरी दुनिया की जानकारी खंगालनी बहुत भारी काम है। इंसान का दिमाग इतना बड़ा बोझ नहीं झेल सकता। हमारा दिमाग सिर्फ छोटे टुकड़ों में, सिर्फ छोटे यूनिट्स में सोचता है। पूरी थियरी को एक साथ लेकर चलना मशीन के लिए भी मुश्किल है। कुछ बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि सब कुछ आपस में जुड़ा है।
वे मानते हैं कि एक छोटी सी बात बदलने से पूरा सिस्टम बदल जाता है। हो सकता है वे सही हो, पर दिमाग के लिए यह तरीका बहुत धीमा है। यही वह मोड़ है जहां कंप्यूटर वाला रास्ता यानी कंप्यूटेशन कमजोर पड़ जाता है। यकीन करने के लिए हमें बस एक छोटी बात चाहिए, जैसे यह आम मीठा है। यह सबसे छोटी बात है जो सच हो सकती है, पर कौन सी बात किससे जुड़ी है यह पहले से नहीं पता होता। यह दुनिया की बनावट पर टिका है। नेचर ने दुनिया को कैसे बनाया यह उस पर है। दिमाग के पुराने मॉडल यहाँ फेल हो जाते हैं। वे बड़ी सोच को नहीं समझ पाते। सिर्फ मशीन होना काफी नहीं है। असली मुश्किल यह है कि दिमाग काम कैसे करता है। सबको पता है कि यहाँ बड़ी गड़बड़ है। मशीन को सब कुछ एक साथ देखना पड़ता है। इंसान का दिमाग ऐसा नहीं करता। हम नई सोच के करीब पहुंच रहे हैं। दिमाग को एक अलग तरीके से देखना होगा, एक मैसिव मॉड्यूलरिटी की तरह। पर उससे पहले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम सब अपनी पुरानी बातों पर टिके रहना चाहते हैं। हम अपनी सोच या प्लान जल्दी नहीं बदलते। यह समझदारी की निशानी है। बिना किसी मजबूत वजह के हम नहीं बदलते। हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी बातें बची रहें। पर यहां भी कंप्यूटर को मुश्किल आती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ बातें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। अगर वो बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। पर कौन सी बात जरूरी है यह कॉन्टेक्स्ट और हमारी थियरी पर टिका है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। पुराने वैज्ञानिक सोचते थे कि भारी चीजें जल्दी गिरती हैं। उन्हें लगता था कि यह नियम बहुत जरूरी है, जैसे पत्थर तेज गिरता है और पंख धीरे। पर बाद में पता चला कि यह हवा की वजह से है। असली नियम तो कुछ और ही था। जैसे ही थियरी बदली, पुरानी जरूरी बात बेकार हो गई। एक और बात देखिए। पहले लोग सोचते थे कि मेटल हमेशा सख्त होते हैं। मरकरी यानी पारा तो बहुत लिक्विड है, तो वह मेटल नहीं हो सकता। पर बाद में समझ आया कि मेटल लिक्विड भी हो सकते हैं। यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट ने सब बदल दिया। हमारी सोच में क्या जरूरी है यह बदलता रहता है, पर अक्षरों की बनावट, उनके सिंटैक्स कभी नहीं बदलते। सिंटैक्स को नहीं पता कि कौन सी बात जरूरी है। वह तो बस एक मशीन की तरह काम करती है। तो फिर दिमाग सेंट्रलिटी यानी महत्व को कैसे समझता है? कंप्यूटर के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। यही वह गड़बड़ है जो नई सोच को कमजोर बनाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि दिमाग छोटे डिब्बों में, छोटे मॉड्यूल्स में बटा है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वे यह मान सकें कि दिमाग सिर्फ अपने आसपास की चीजें देखता है। वे इस बात को छिपाना चाहते हैं कि दिमाग कॉन्टेक्स्ट को भी समझता है। यह सिर्फ किताबी बहस नहीं है, यह असली साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। अगर दिमाग को कंप्यूटर मानने वाला तरीका सही होता तो अब तक हमारा साइंस बहुत आगे होता। पर सच तो यह है कि यह तरीका कई जगह फेल हो रहा है। कंप्यूटर वाली सोच सिर्फ कुछ छोटी बातों के लिए तो सही है, पर यह हर जगह काम नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनी दिमाग आज भी आम आदमी जैसा काम नहीं कर पाता। यह बड़े शर्म की बात है। हम आज तक ऐसा रोबोट नहीं बना पाए जो घर का नाश्ता बना सके। वह घर जलाए बिना नाश्ता नहीं बना सकता। यह एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में सही ट्रांसलेट नहीं कर सकता। वह किसी किताब का छोटी समरी नहीं लिख सकता। पिंकर कहते हैं कि हम दिमाग को समझ चुके हैं, पर वे यह नहीं बताते कि अगर सब हम जानते हैं तो हमारे रोबोट्स इतने बुद्धू क्यों हैं। रोबोट के फेल होने का एक खास तरीका है। आम जिंदगी में अंदाजा लगाने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। यहाँ एक बड़ी डायलेमा है, बड़ी दुविधा। सही फैसले के लिए आपको अपनी सारी पुरानी जानकारी चेक करनी पड़ती है, पर जल्दी काम करने के लिए आप सिर्फ थोड़ी सी जानकारी ही देख सकते हैं। मशीन को यह समझ नहीं आता कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी नहीं।
इसे ही साइंटिस्ट फ्रेम प्रॉब्लम कहते हैं। इसी चक्कर में रोबोट उलझ जाते हैं और काम नहीं कर पाते। कंप्यूटर छोटी लॉजिक वाली बातों में बहुत तेज है, जैसे शिव और मोहन आए। इससे यह समझना कि शिव आया, यहाँ उसे सिर्फ शब्दों की सेटिंग देखनी है, सिर्फ उनका सिंटैक्स। यह काम बहुत आसान और लोकल है, यहाँ तक तो सब ठीक है। पर आम जिंदगी की सोच ऐसी नहीं होती। ज्यादातर बातें कॉन्टेक्स्ट पर टिकी होती हैं। कंप्यूटर के पास कॉन्टेक्स्ट को समझने का कोई पक्का तरीका नहीं है। वह पूरी यादें, पूरे डेटाबेस छानने लगता है और इसी में हार जाता है। इसीलिए हमारे रोबोट आज भी वो काम नहीं कर पाते जो एक बच्चा आसानी से कर लेता है। उम्मीद है कि आप पिछली बातों से सहमत होंगे। दिमाग के नए साइंस की नींव में एक बड़ी दरार है, एक बड़ा क्रैक है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक इस पर परेशान क्यों नहीं होते, उन्हें क्यों नहीं लगता कि कंप्यूटर वाला तरीका यहाँ फेल हो रहा है। इसके दो मेन कारण हैं। पहला, कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि हम शॉर्टकट ह्यूरिस्टिक से काम चला सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग कनेक्शनिस्ट तरीका पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पर मुझे लगता है कि मामला बहुत गंभीर है। बड़ी सोच एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे सुलझाना आज के विज्ञान के बस की बात नहीं लग रही। आइए देखते हैं क्यों। पहले बात करते हैं शॉर्टकट वाले तरीके के, ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशंस की। यह सच है कि इंसान हमेशा एकदम सही फैसला नहीं लेता। हम अक्सर काम चलाओ तरीके से सोच लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन से। लोग कहते हैं कि शायद हमारा दिमाग बड़ी सोच की जगह छोटे छोटे शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनी दिमाग वाले इसे फ्रेम प्रॉब्लम कहते हैं। उनका मानना है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में सोचकर बड़ी समस्या हल कर लेते हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? यह सोचना कि कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करें, यह खुद एक बहुत मुश्किल काम है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आलू के बिजनेस में पैसा लगाएं या नहीं। यह फैसला लेना मुश्किल है। अब आप सोचते हैं कि इसके लिए कौन सा शॉर्टकट चुनें, क्या किसी दोस्त से पूछें या अखबार पढ़ें। यहाँ भी वही समस्या आ जाती है, दोस्त की बात मानूं या नहीं। यह भी कॉन्टेक्स्ट पर टिका है। अगर आपका दोस्त जोन्स आलू का बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी बात जरूरी है, पर अगर वो सिर्फ एक साधारण पड़ोसी है तो उसकी बात का कोई मतलब नहीं। यानी शॉर्टकट चुनने के लिए भी हमें बड़ी सोच चाहिए, कॉन्टेक्चुअल थिंकिंग चाहिए। हम एक ही दायरे में गोल गोल घूम रहे हैं। तो दिमाग के काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, कंप्यूटेशनल यानी हिसाब किताब वाला, जैसे एक बात से दूसरी बात पर पहुंचना, जैसे 2 + 2 = 4। दूसरा, दिमाग की बनावट यानी आर्किटेक्चरल, वो तरीका जिससे दिमाग खुद ब खुद काम करता है। कंप्यूटर सिर्फ एक एक सिंबल्स को देख सकता है, उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट का अंदाजा नहीं होता। ट्यूरिंग की मशीन सिर्फ लोकल काम कर सकती है। वह एक एक पुर्जे को तो देख सकती है, पर पूरी मशीन को एक साथ नहीं समझ सकती। मशीन को यह समझ नहीं आता कि कौन सी बात साधारण है और कौन सी स्पेशल, कौन सी खास। उसे यह भी नहीं पता चलता कि पुरानी बातों को कब छोड़ना है। तो असली पहेली यही है कि हमारा दिमाग बिना किसी मेहनत के कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझ लेता है। ट्यूरिंग का कंप्यूटर वाला तरीका इसका जवाब नहीं दे पाता। वह सिर्फ छोटे और बटे हुए कामों में ही एक्सपर्ट है। हम क्रिसमस के बाद के समय को आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए बस एक घड़ी की जरूरत होती है। घड़ी एक मशीन है जो समय बता देती है, पर बड़ी सोच यानी ग्लोबलिटी के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं है। इसीलिए यहाँ कंप्यूटर वाला तरीका फेल हो जाता है। तो हमने दो बातें मानी थी। पहली कि दिमाग में बड़ी सोच यानी ग्लोबल इफेक्ट्स सच में होती है। हो सकता है कि आगे चलकर यह मशीन जैसा ही निकले, पर फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। दूसरी,
ट्यूरिंग का तरीका शायद हर जगह काम नहीं करता। ट्यूरिंग की कहानी सिर्फ छोटे और सीधे कामों के लिए है, पर बड़ी सोच के लिए यह बिल्कुल बेकार है। अगर आपको लगता है कि बड़ी सोच जरूरी नहीं है तो आप ट्यूरिंग की कहानी पर यकीन कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि यह कहानी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। दिमाग सिर्फ एक मशीनी सिंटैक्स नहीं है। अब एक नया तरीका देखते हैं, इसे कनेक्शनिज्म या नेटवर्क्स कहते हैं। पर सच कहूं तो यह तरीका और भी ज्यादा बुरा है। यह न तो लॉजिक समझ पाता है और न ही यह बड़ी सोच को समझा पाता है। पता नहीं लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। तो ये नेटवर्क्स क्या चीज है? ये नेटवर्क हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे नहीं होते। इनमें मेमोरी और प्रोग्राम अलग नहीं होते। ये बहुत सारे छोटे स्विच जैसे होते हैं, छोटे नोड्स जैसे। ये स्विच आपस में कनेक्शन से जुड़े होते हैं, तारों से। जब एक स्विच जलता है तो वह दूसरे को मैसेज भेजता है। इसे आप पुराने ख्यालों के जुड़ने यानी एसोसिएशन जैसा समझिए। इसमें सोचना किसी लहर के चलने जैसा है। जब हमारी आंखें कुछ देखती हैं तो नेटवर्क चालू हो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं यह दो बातों पर टिका है। पहली, आपने बाहर क्या देखा यानी सेंसेशंस, और दूसरा, आपके दिमागी तारे यानी कनेक्शंस कितने मजबूत हैं। यह बहुत ही पुराना और सीधा तरीका है। लेकिन नेटवर्क के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें हर स्विच अपनी जगह से पहचाना जाता है। एक स्विच का अपना कोई वजूद नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं। वह सिर्फ अपने आसपास के तारों से पहचाना जाता है। इसका मतलब है कि आप एक नोड को, एक स्विच को दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अगर नेटवर्क बदल गया तो ख्याल भी बदल जाएगा। इस वजह से नेटवर्क यह नहीं समझ पाते कि राम ने श्याम को मारा या श्याम ने राम को मारा, इनमें क्या फर्क है। वे शब्दों के अदल बदल को नहीं समझ सकते। ये नेटवर्क बड़ी सोच में वैसे ही फेल होते हैं जैसे कंप्यूटर। नेटवर्क यह नहीं समझ सकते कि कौन सी बात कितनी जरूरी है। उनके कनेक्शंस एक बार जुड़ गई तो वैसे ही रहती हैं। वे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाते। पर असल जिंदगी में हमारी सोच बदलती रहती है। आज जो बात हमें जरूरी लगती है कल वो बेकार हो सकती है। नेटवर्क अपने इन तारों को इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, इसीलिए वे हमारी बड़ी सोच का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास क्या रास्ते बचे हैं? पहला, कुछ मत करो, बस अच्छे आइडिया का इंतजार करो। यह सुनने में तो अच्छा है पर काम नहीं आएगा। दूसरा ये कि यह मान लो कि बड़ी सोच जैसा कुछ नहीं होता। यह तो सरासर झूठ बोलने वाली बात होगी। तो हमने देखा कि बड़ी सोच यानी ग्लोबलिटी कंप्यूटर के लिए एक कांटा है। लेकिन अगर हमारा दिमाग छोटे छोटे डिब्बों से, छोटे छोटे मॉड्यूल से बना हो, तो अगर ये डिब्बे सिर्फ अपना काम, सिर्फ लोकल वर्क करें तो कंप्यूटर वाला तरीका काम कर सकता है। अब यहाँ 3 बातें हो सकती हैं। पहला, अगर दिमाग में कोई डिब्बा नहीं है, कोई मॉड्यूल नहीं है तो मामला खत्म। अगर दिमाग का सिर्फ कुछ हिस्सा डिब्बों वाला है तो हम सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। अगर पूरा दिमाग है डिब्बों से भरा है, मॉड्यूल से भरा है, तो पिंकर और प्लाटकिन सही हैं और मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूं। पूरे दिमाग को डिब्बों जैसा मानने को मैसिव मॉड्यूलरिटी कहते हैं। मुझे लगता है कि यह बात सच नहीं है। अगर हम इसे सच मान लें तो बहुत सी बातें समझ नहीं आती। पहले, यह डिब्बा है क्या? साइंस में मॉड्यूल्स, विज्ञान में डिब्बों को लेकर लोग अलग अलग बातें कहते हैं। असल में 2 तरह के दिमागी आर्किटेक्चर्स होते हैं, 2 तरह के दिमागी ढांचे। एक वो जहां जानकारी बंद रहती है और एक वो जहां नहीं। हम सिर्फ बंद वाली जानकारी पर बात करेंगे। कुछ लोग हर उस हिस्से को मॉड्यूल कहते हैं जो अपना एक खास काम, एक खास फंक्शन करता है। जैसे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, इस हिसाब से तो हर किसी का दिमाग डिब्बों वाला ही है। चॉम्स्की के हिसाब से डिब्बा यानी मॉड्यूल सिर्फ
पैदाइशी जानकारी सिर्फ इन्नेट नॉलेज का एक डेटाबेस है, एक भंडार। मैं मॉड्यूल उसे कहूँगा, मैं डिब्बा उसे कहूँगा जो एक बंद मशीन की तरह हो। इसका मतलब है कि वह मशीन बाहर की बातों से कोई मतलब नहीं रखती, वह बस अपना काम जानती है। अक्सर कहा जाता है कि हर डिब्बा अपने काम में माहिर होता है, डोमेन स्पेसिफिक होता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अगर हम चोम्स्की की बात माने तो यह बहुत सीधा है। जानकारी हमेशा किसी एक चीज के बारे में ही होती है। जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, यह जानकारी सिर्फ खरगोश के बारे में ही है। एक और मतलब यह है कि कुछ जानकारी बहुत खास होती है। जैसे चोम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज सीखने का नियम बहुत ही खास है, यह सिर्फ इंसानी लैंग्वेज पर ही लागू होता है। यह वैसा ही है जैसे एक खास जानवर प्लेटिपस सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है। लैंग्वेज का डिब्बा, लैंग्वेज का मॉड्यूल सिर्फ लैंग्वेज के ही नियम जानता है और कुछ नहीं। बात सिर्फ जानकारी की नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं है। प्लेटिपस की जानकारी सिर्फ उसके लिए है, पर यह नहीं बताती कि हम सीखते कैसे हैं। हमें ऐसी चीज चाहिए जो दिमाग के काम से जुड़ी हो। दिमाग के काम करने का तरीका भी खास होता है, पर इसमें एक बात फंसती है। क्या लॉजिक का नियम किसी एक चीज के लिए है? लॉजिक का एक फेमस नियम है, मोडस पोनेस। इसका मतलब है अगर अ है तो ब होगा, अगर ए है तो बी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दो बातें देखिए। पहली, अगर इसमें पानी है तो यह जहर है। दूसरी, अगर 2 एक नंबर है तो यह छोटा है। लॉजिक के हिसाब से ये दोनों एक जैसे हैं। नियम कहता है कि यह हर जगह काम करना चाहिए, पर क्या हमारा दिमाग इसे हर जगह इस्तेमाल करता है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं। शायद हमारा दिमाग नंबरों के लिए लॉजिक जानता है, पर वही दिमाग जहर की बात पर गड़बड़ कर देता है। इसे ही डोमेन स्पेसिफिक यानी खास काम में माहिर होना कहते हैं। यह जानकारी और काम के बीच का तालमेल है। अब बात करते हैं बंद डिब्बे की। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको एक मजेदार बात पता है। आप उसे एक काम में तो इस्तेमाल कर लेते हैं, पर दूसरे काम में आप उसे भूल जाते हैं। आपकी जानकारी एक डिब्बे में बंद है, वह बाहर नहीं निकल पा रही। दिमाग के पास अलग अलग मशीनों के डिब्बे हैं। रास्ता ढूंढने वाली मशीन अलग है, मैथ करने वाली मशीन अलग है। मैप वाली मशीन की बात हिसाब वाली को नहीं पता। यह दिमाग की बनावट, दिमाग के आर्किटेक्चर की वजह से है। यह कोई भूलने वाली बीमारी नहीं है। तो डिब्बा, तो मॉड्यूल असल में क्या है? यह एक ऐसी मशीन है जिसके पास अपना खजाना है, अपना डेटाबेस है। यह अपना काम करने के लिए बाहर से मदद नहीं लेती। यह सिर्फ अपने डिब्बे की जानकारी इस्तेमाल करती है, इसीलिए यह बहुत तेज काम करती है। यही बड़ी सोच वाली समस्या का हल है। जब जानकारी एक छोटे डिब्बे में बंद होती है तो दिमाग को पूरी दुनिया नहीं छाननी पड़ती, उसे सिर्फ अपने छोटे से डिब्बे में देखना होता है। इससे फ्रेम प्रॉब्लम अपने आप सुलझ जाती है। डिब्बे के बाहर क्या है उससे मशीन को मतलब नहीं। तो सीधी बात यह है कि कंप्यूटर छोटे और लोकल कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है। दिमाग के ये मॉड्यूल्स भी वैसे ही हैं, इसीलिए कंप्यूटर वाली थियोरी यहाँ एकदम फिट बैठती है। फिर मान लीजिए कि बहुत सारे डिब्बे हैं, मैसिव मॉड्यूलरिटी है। मान लीजिए हमारा पूरा दिमाग ही डिब्बों से यानी मॉड्यूल से बना है। इसका मतलब है हर समस्या के लिए एक अलग मशीन है, एक अलग प्रोसेसर है। पर फिर दिमाग में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जो यह बता सके कि सबसे अच्छा फैसला क्या है, क्योंकि हर डिब्बा बस अपना ही काम जानता है। अगर ऐसा है तो मेरी बड़ी सोच वाली बात गलत होगी, पर मैं इसे मानूंगा नहीं। मैं साबित करूंगा कि पूरा दिमाग डिब्बों वाला होना पॉसिबल नहीं। इसके लिए कोई पक्का सबूत भी नहीं है। तो चलिए इस सोच की कमियों को देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक टूबी एंड कॉस्माइट्स कहते हैं कि इंसानी दिमाग सिर्फ डिब्बों से ही बन सकता था। वे कहते हैं
कि बिना डिब्बे वाला दिमाग बच नहीं पाता। मुझे यह बात हजम नहीं होती। दिमाग की बनावट कई चीजों का मेल है, जैसे स्पीड और एक्यूरेसी के बीच तालमेल। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ डिब्बे ही जीतेंगे, पर ये वैज्ञानिक अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि बिना डिब्बों के, बिना मॉड्यूल्स के जीना इम्पॉसिबल है। आइए देखते हैं उनकी 3 बड़ी वजहें क्या हैं। पहली, सही और गलत की पहचान। वे कहते हैं कि हर काम के लिए कामयाबी अलग होती है, हर काम के लिए सक्सेस का पैरामीटर अलग होता है। जैसे शिकार करना और बच्चे पालना अलग काम है। वे पूछते हैं, क्या एक ही मशीन इन सबको समझ सकती है? अगर किसी को पता चले कि बच्चे के लिए सेक्स जरूरी है, तो क्या उसे हर वक्त वही करते रहना चाहिए? वे कहते हैं कि सिर्फ एक खास डिब्बा ही बता सकता है कि कब रुकना है। पर मेरा मानना है कि सच्चाई हर जगह काम आती है। सच्ची जानकारी होना हर काम के लिए कामयाबी है। कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ सच जानना काफी नहीं है, जिंदा रहने के लिए हाथ पैर और खाना भी चाहिए। पर सच तो यह है कि सच जानना और काम करना साथ चलते हैं। दिमाग जानकारी इकट्ठा करता है और शरीर उसे इस्तेमाल करता है। यह एक टीम की तरह काम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम अलग अलग हैं। सच्चाई ढूंढना एक जनरल रूल हो सकता है। फिर है दूसरी वजह, कम जानकारी में सीखना। वे कहते हैं कि दुनिया में जानकारी बहुत कम है, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस है, इसलिए हमें पैदा होते ही खास डिब्बे चाहिए। पर यहाँ वे एक गलती कर रहे हैं। पैदाइशी ज्ञान यानी इन्नेट नॉलेज और डिब्बे या और मॉड्यूल्स अलग चीजें हैं। हम बहुत कुछ सीख कर पैदा हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो सब अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग डिब्बों में बंद हो। जैसे हम चलना जानते हैं, पर वो कोई बंद डिब्बा नहीं है। तीसरी वजह है कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन, यानी बहुत सारी उलझनें। वे कहते हैं कि अगर दिमाग डिब्बों में न बटा हो तो वह इतनी सारी जानकारियों में खो जाएगा। जैसे अगर आपको हजारों रास्ते दिखें तो आप रुक जाएंगे। सिर्फ छोटे डिब्बे ही काम को आसान बना सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इसका एक और रास्ता भी है। हो सकता है दिमाग का काम करने का तरीका ही अलग हो। वो शायद मशीनी हिसाब किताब यानी कंप्यूटेशन से कुछ ज्यादा हो। अब मैं अपनी एक दलील देता हूं, एक आर्गुमेंट। मान लीजिए हमारे पास 2 डिब्बे हैं। एक डिब्बा ट्रायंगल्स के बारे में सोचता है, दूसरा डिब्बा स्क्वायर्स के बारे में। जब दिमाग के सामने कोई फोटो आती है तो उसे कैसे पता चलता है कि कौन सा डिब्बा खोलना है? यहाँ 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस। पहला रास्ता, एक बड़ा डिब्बा बॉक्स 1 बाहर खड़ा है। वह फोटो देखता है और उसे सही छोटे डिब्बे यानी M1 या M2 में भेज देता है। पर अगर ऐसा है तो दिमाग पूरा डिब्बों वाला नहीं रहा, क्योंकि वो बड़ा डिब्बा तो सबका काम कर रहा है। दूसरा रास्ता, 2 और छोटे दरबान बिठा दीजिए, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। एक सिर्फ ट्रायंगल्स पहचाने, दूसरा सिर्फ स्क्वायर्स। पर फिर सवाल आएगा, उन दरबानों में कौन बताएगा कि फोटो किसकी है? यह तो अंडे और मुर्गी वाली कहानी बन जाएगी। हर छोटे डिब्बे के लिए एक और छोटा डिब्बा चाहिए होगा। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि शुरुआत में एक जनरल पाथ होना ही चाहिए, एक आम रास्ता जो सारी जानकारियों को देख सके और उन्हें बांट सके। इसीलिए पूरा दिमाग डिब्बों वाला है, यह बात सही नहीं लगती। पुराने जमाने के लोग एक बात मानते थे, दिमाग में कुछ भी आने से पहले वह सेंसेस से, वह इंद्रियों से गुजरता है। इसे ही एम्पिरिसिस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसोरियम सबसे ज्यादा खुली होती हैं, डोमेन जनरल होती हैं। वे हर तरह की जानकारी को अंदर आने देती हैं। वे तय करती हैं कि कौन सी बात किस डिब्बे में, किस मॉड्यूल में जाएगी। इस तरह सेंसेस ही दिमाग का असली दरवाजा है। अब मान लीजिए आप मैसिव मॉड्यूलरिटी मानते हैं, पर आप यह नहीं मानते कि हर चीज सेंसेस से आती है, तो फिर मामला और भी उलझ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर धोखेबाजों को पकड़ने वाली मशीन, चीटर डिटेक्शन मॉड्यूल को लीजिए।
वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मशीन सिर्फ सोशल एक्सचेंज के वक्त चलती है, सिर्फ लेन देन के वक्त। जब आप किसी से सौदा करते हैं तो यह मशीन चालू होती है। यह मशीन बताती है कि सामने वाला धोखा तो नहीं दे रहा। पर सवाल यह है कि दिमाग को कैसे पता चलता है, उसे कैसे पता कि अभी लेन देन, अभी सोशल एक्सचेंज चल रहा है। इसके लिए एक और मशीन चाहिए जो लेन देन को पहचाने। वह मशीन धोखे वाली मशीन से भी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो फिर पूरा दिमाग डिब्बों वाला है, यह बात यहां भी गलत साबित होती है। तो आखिर एक डिब्बा, एक मॉड्यूल फैसला कैसे लेता है? क्या लेन देन का, क्या सोशल एक्सचेंज का कोई खास रंग होता है? नहीं, यह कोई सेंसरी वाली पहचान नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेन देन होते ही कोई लाल बत्ती जल जाती है। इसे पहचानने के लिए बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है। इंसान को इशारे समझने पड़ते हैं। आज के वैज्ञानिक पुराने शिकारियों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पुराने जमाने में सब आसान था। शायद तब लेन देन को पहचानना बहुत आसान रहा होगा, पर आज तो ऐसा नहीं है। आज हमें बहुत सोच समझकर कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है, और डिब्बे और मॉड्यूल्स तो ऐसी बड़ी सोच रख ही नहीं सकते। यही हाल लैंग्वेज वाले मॉड्यूल्स का भी है। दिमाग को कैसे पता चलता है कि सामने वाला बोल रहा है या कोई सिर्फ शोर मचा रहा है? वैज्ञानिक सालों से इसकी आवाज वाली पहचान ढूंढ रहे हैं, अकूस्टिक फीचर्स, पर आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। साइन लैंग्वेज में तो आवाज भी नहीं होती, फिर भी दिमाग समझ जाता है कि यह लैंग्वेज है। तो सीधी बात यह है कि चीजों को पहचानना और उन्हें सही मॉड्यूल तक पहुंचाना, यह काम खुद एक बहुत बड़ी सोच मांगता है। और यही वह काम है जो बंद मॉड्यूल्स, जो बंद डिब्बे कभी नहीं कर सकते। बिना बड़ी सोच के, बिना ग्लोबलिटी के ये छोटे डिब्बे बेकार हैं, यूजलेस। सच कहूं तो हम पिछली बात पर ही रुक सकते थे। पुरानी नई सोच दो बातें मानती है। पहली, दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, और दूसरी, दिमाग छोटे छोटे डिब्बों में बटी हुई है। कंप्यूटर सिर्फ अपने आसपास की चीजें देखता है, यानी लोकल, इसलिए वह बड़ी सोच में कच्चा है। लेकिन अगर दिमाग डिब्बों वाला है तो काम आसान है। जितना ज्यादा डिब्बा बंद होगा उतना ही कम उलझन होगी, उतनी ही कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। नई सोच एक तीसरी बात भी कहती है। हमारा दिमाग इवोल्यूशन की एक एडेप्टेशन है, विकास की एक देन है। और अब हम इसी तीसरी बात पर गौर करेंगे। नई सोच वाले एक अजीब दलील देते हैं, एक अजीब सा आर्गुमेंट। वे कहते हैं कि दिमाग को इवोल्यूशन के नियम मानने ही होंगे। अगर हम ऐसा नहीं मानते तो यह एक बड़ी गलती होगी। वे इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं, एक जैसा होना। उनका कहना है कि सारा विज्ञान आपस में जुड़ा होना चाहिए। जैसे डार्विन ने शरीर की बनावट को समझाया, वैसे ही इवोल्यूशन ही दिमाग की बनावट को समझाता है। पर मुझे यह बात थोड़ी कच्ची लगती है, थोड़ी वीक। पहला गलत तर्क यह है कि सब कुछ एक जैसा, यानी कंसिस्टेंसी। यह कहना कि सारा विज्ञान एक जैसा होना चाहिए, यह बहुत मजबूत बात नहीं है। इसके दो बड़े कारण हैं। आप यह जान सकते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। इसके लिए यह जानना जरूरी नहीं कि वह कैसे बना, उसकी हिस्ट्री जरूरी नहीं। जैसे हवाई जहाज या बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, इसके लिए हवा के दबाव यानी एरोडायनेमिक्स को समझना जरूरी है। यह जानना जरूरी नहीं कि बर्ड्स ने उड़ना कैसे शुरू किया। दो अलग अलग विज्ञान हमेशा आपस में नहीं मिलते, जैसे तारों का विज्ञान और पौधों का विज्ञान। ये दोनों सच हैं, इसलिए ये आपस में लड़ते नहीं। पर इसका मतलब यह नहीं कि पौधों को तारों से जोड़ना जरूरी है। यही बात दिमाग और इवोल्यूशन पर भी लागू होती है। हो सकता है डार्विन का नियम सही हो, और हो सकता है मेरा दिमाग का नियम भी सही हो, पर जरूरी नहीं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़े। विज्ञान में अक्सर चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं।
नई सोच वाले चाहते हैं कि बायोलॉजी सब कुछ समझाए, पर असल में अलग अलग विज्ञान के बीच रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। यह कहना कि सब कुछ जुड़ा है बस एक बड़ी बात है। इसे साबित करने के लिए मजबूत सबूत चाहिए, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। तो दिमाग कैसे बना, यह एक अलग कहानी है। दिमाग आज कैसे काम करता है, यह एक अलग कहानी है। हमें इन दोनों को जबरदस्ती मिलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा गलत तर्क है काम का मकसद, यानी टेलियोलॉजी। बायोलॉजी और दिमाग के विज्ञान में एक खास बात है। हमें यह पता करना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। जैसे दिल का काम खून को शरीर में दौड़ाना है, आंखों का काम दुनिया को देखना है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना क्यों पूछे हम विज्ञान नहीं समझ सकते। आपको पूछना पड़ेगा कि कोई चीज किस काम के लिए बनी है। पर यहाँ एक बड़ी गड़बड़ है। लोग कहते हैं कि काम का मतलब वही है जिसके लिए डार्विन ने हमें चुना। वे कहते हैं कि डार्विन ने हमें क्यों का जवाब देना सिखाया। अगर आपको दिमाग को समझना है तो उसकी पुरानी कहानी यानी उसके इवोल्यूशन को जानना होगा। बिना डार्विन के आप काम को नहीं समझ सकते। पर मैं इस बात को नहीं मानता। डार्विन की कहानी पुरानी यादों जैसी है। वह कहती है कि दिल आज खून दौड़ाता है क्योंकि पुराने जमाने में इसे इसी काम के लिए चुना गया था। जरा सोचिए, अगर डार्विन की बात गलत निकल जाए तो क्या दिल खून साफ करना बंद कर देगा? नहीं, दिल अपना काम फिर भी करता रहेगा। हमें किसी चीज का काम समझने के लिए उसका इतिहास जानने की जरूरत नहीं। जैसे हाथ पकड़ने के लिए है, आंखें देखने के लिए। पुराने डॉक्टरों ने डार्विन को पढ़े बिना ही दिल का काम समझ लिया था। हवाई जहाज के पंख क्या करते हैं यह उसे देखकर पता चलता है। उसके लिए करोड़ों साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि हम पहले काम देखते हैं। हम देखते हैं कि आज दिमाग क्या क्या कर सकता है। फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद इसीलिए हमें चुना गया होगा। आज के काम को समझना आसान है, पर करोड़ों साल पुरानी कहानी का सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल है। तीसरा गलत तर्क है दिमाग की बनावट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना मुश्किल और बढ़िया दिमाग सिर्फ डार्विन का चुनाव ही, उनका सिलेक्शन ही बना सकता है। पिंकर और बाकी लेखक बार बार यही बात कहते हैं। उनके हिसाब से मुश्किल चीजें बिना सिलेक्शन के बन ही नहीं सकती। पर दिमाग का उलझा होना इस बात का सबूत नहीं है। असली सवाल यह है कि पुराने पूर्वज, पुराने एंसेस्टर से हम तक आने में कितना बदलाव हुआ। अगर यह बदलाव बहुत छोटा था तो यह धीरे धीरे नहीं हुआ होगा। हमें अपने पुराने पूर्वज बंदरों के दिमाग के बारे में कुछ नहीं पता। हमें यह भी नहीं पता कि दिमाग की नर्व्स सोच को कैसे बनाती हैं। हो सकता है कि नसों में एक छोटा सा बदलाव हुआ हो और उस छोटे बदलाव ने ही बंदर के दिमाग को इंसान जैसा बना दिया हो। बंदर और इंसान का दिमाग देखने में एक जैसा ही लगता है, पर दोनों की सोच में, दोनों की माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है कि छोटे से बदलाव ने बहुत बड़ा असर दिखाया। अगर ऐसा है तो यह करोड़ों साल का धीरे धीरे होने वाला काम नहीं है। सिर्फ दिमाग के उलझे होने से यह साबित नहीं होता कि यह डार्विन का ही खेल है। डार्विन की कहानी में एक खास बात है। शरीर की बनावट में थोड़ा सा बदलाव आता है। इससे जिंदा रहने में थोड़ा सा फायदा होता है। जैसे जिराफ की गर्दन थोड़ी सी लंबी हुई, अब वह ऊंचे पेड़ के फल थोड़े आसानी से खा सका। ऐसे धीरे धीरे गर्दन लंबी होती गई। डार्विन का नियम तभी काम करता है जब छोटे बदलाव से छोटा फायदा हो। पर क्या दिमाग के साथ भी ऐसा ही है? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि दिमाग की नर्व्स सोच को कैसे बनाती हैं। हो सकता है कि नर्व्स में बहुत छोटा बदलाव हुआ हो, पर उससे सोचने का पूरा तरीका बदल गया हो। बंदर से इंसान बनने में शायद यही हुआ हो। ट्यूरिंग ने हमें कंप्यूटर के बारे में सिखाया था। कंप्यूटर के प्रोग्राम में जरा सा बदलाव करिए तो वह मशीन एकदम अलग और बड़ा काम करने लगती है। दिमाग भी शायद ऐसा ही हो।
अगर दिमाग के सारे हिस्से आपस में जुड़े हैं तो एक छोटा सा बदलाव हर जगह फैल जाएगा। तो फिर नई सोच वाले डार्विन को इतना क्यों मानते हैं? इसके पीछे एक मजेदार लॉजिक है। हर डिब्बा, हर मॉड्यूल अपने साथ एक खजाना, एक डेटाबेस लेकर आता है। यह वो बातें हैं जो हम बचपन से जानते हैं। रैशनलिस्ट्स जैसे डेकार्ट अलग सोचते थे। उन्हें लगता था कि बचपन का ज्ञान मैथ्स जैसा पक्का होता है, जैसे 2 + 2 = 4। पर आज के वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं। हमारे अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट के लिए सच हैं, जैसे साथ चलने वाली चीजें एक ही होती हैं या गहरी जगह से गिरना खतरनाक है। ये बातें हर पॉसिबल वर्ल्ड में सच नहीं होती, पर हमारी दुनिया में ये सच हैं। अब सवाल है कि हमें ये बातें पहले से कैसे पता है? इसका जवाब सिर्फ डार्विन के पास है। हमारी दुनिया के हिसाब से ही हमारा दिमाग चुना गया है। इसीलिए बंद डिब्बों वाली सोच, बंद मॉड्यूल्स वाली सोच को डार्विन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ एक मजेदार बात समझिए। दिमाग के डिब्बों और डार्विन का गहरा रिश्ता है। माना कि दिमाग की बनावट में थोड़ा बदलाव हो सकता है, पर क्या किस्मत से हमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी? बिल्कुल नहीं, यह पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे पैदा होते ही कुछ बातें जानते हैं, जैसे बिना सहारे की चीजें नीचे गिरती हैं या एक चीज के सारे हिस्से साथ चलते हैं। ये सारी बातें हमारी दुनिया के लिए सच हैं, पर ये सच दिमाग में अपने आप नहीं आ सकते। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने फोन डायरेक्टरी के पन्ने काट दिए। अब आप नामों और नंबरों को आंख बंद करके जोड़ रहे हैं। क्या पक्का है कि सही नाम को सही नंबर मिलेगा? कभी नहीं। यह तो बस एक एक्सीडेंट होगा, एक इत्तेफाक। इतनी सारी सच्ची बातें दिमाग में लाने के लिए कोई चाहिए। नेचर में डार्विन का चुनाव, नेचुरल सिलेक्शन ही वह टीचर है। वह हमारे दिमाग में ये पक्की सच्चाई भरता है ताकि हम अपनी दुनिया में ठीक से रह सकें। इंसानी लैंग्वेज के बारे में सोचना बहुत मजेदार है। यह भी दिमाग का एक खास डिब्बा है, पर इसका डार्विन की कहानी से कम लेना देना है। दूसरे डिब्बों को दुनिया की सच्चाई जाननी पड़ती है, पर लैंग्वेज को सिर्फ दूसरे लोगों की सोच जाननी है। अगर हम एक ही स्पीसीज के लोग हैं तो मेरे दिमाग के नियम और आपके नियम एक जैसे होंगे। मुझे आपकी बात समझने के लिए सिर्फ आपके जैसा होना है। इसके लिए हमें करोड़ों साल के सिलेक्शन की जरूरत नहीं। इसलिए चॉम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज पैदाइशी तो है, पर यह डार्विन का कोई खास खेल, कोई एडेप्टेशन नहीं है। तो अगर आप मानते हैं कि पूरा दिमाग डिब्बों से बना है, तो आपको डार्विन की बात भी माननी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके इन डिब्बों में जानकारी नहीं आएगी। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारा दिमाग सिर्फ छोटे डिब्बों का ढेर नहीं है। हमारा दिमाग बड़ी सोच में बहुत माहिर है। हम पहेलियों को सुलझाने में एक्सपर्ट हैं। इंसान और बंदर के दिमाग में बस जानकारी का फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बस ज्यादा बातें जमा हैं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका ही बदल गया है। बंदर से इंसान बनने के बीच दिमाग में एक बड़ी छलांग लगी है। इसी छलांग की वजह से हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। अब तक हमने बहुत सारी बातें की। अब मैं आपको सब कुछ छोटा करके बताता हूं। हमारी बहुत सी सोच पहेली सुलझाने जैसी है। अगर ऐसा है तो दिमाग डिब्बों वाला नहीं। डिब्बे तो अपनी जानकारी में बंद रहते हैं, पर पहेली सुलझाने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। दिमाग को पूरे सिस्टम यानी ग्लोबल सिस्टम की जरूरत होती है। बड़ी सोच यानी ग्लोबल थिंकिंग सिर्फ सिंटैक्स नहीं है, सिर्फ लिखावट नहीं है। लिखावट सिर्फ ख्यालों के अंदरूनी हिस्सों को देखती है। यह तरीका सिर्फ पास की चीजों को समझता है, पर बड़ी सोच तो पूरे ख्यालों को एक साथ देखती है। इसलिए बड़ी सोच और सिर्फ लिखावट में फर्क है। ख्यालों के अंदर की लिखावट, उसका सिंटैक्स पक्का होता है। इसे बाहर के कॉन्टेक्स्ट से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी सोच सिर्फ अंदर की लिखावट पर टिकी है तो उसे एक दिमाग से दूसरे में ले जाना मुश्किल है। वह अपनी जगह पर ही पक्की हो जाती है,
फिक्स्ड हो जाती है। बड़ी सोच भी शायद एक मशीन हो, पर यह सिर्फ अंदरूनी हिस्सों के मेल को नहीं देखती, यह ख्यालों के आपस के बाहरी रिश्तों को भी देखती है। अगर ऐसा है तो दिमाग एक मशीन जैसा ही है, पर यह पुराने डिजाइन वाला कंप्यूटर नहीं है। पुराना डिजाइन बाहरी रिश्तों को नहीं समझ पाता। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।